पहली न्यूज बहुत जबरदस्त न्यूज है। पहली न्यूज ऐसी न्यूज जिसकी वजह से दुनिया में एक चिंता का माहौल है। चिंता का माहौल, आप पूछेंगे कि क्या, हमने तो अपने अखबारों में पढ़ा ही नहीं, कौन सी न्यूज आ गई ऐसी जिसके बारे में चिंता बन गई है। वो आपने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि वो आज की न्यूज नहीं है। आज की न्यूज नहीं है तो कितनी पुरानी न्यूज पढ़ा रहे हो आप। बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, मैं न्यूज पढ़ा रहा हूं आपको आज से 2 महीने पहले की। बोले 2 महीने पुरानी न्यूज पढ़ा रहे हो, कह रहे हो चिंता का विषय आज है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि घटना तो 2 महीने पहले हुई थी, अखबारों में आज आई है। आज का मतलब इन दिनों आई है। बोले ऐसा क्या हुआ है? चीन ने एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल डेवलप कर लिया है, या फिर ये कहिए कि हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल डेवलप कर दी है। तो पूछेंगे इसमें क्या हो गया? हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, जाने हम तो क्या क्या कौन से सोनिक जानते हैं, बिल्कुल जानते होंगे। लेकिन ऐसी चीज जिसको आप आज सुनने जा रहे हैं, ये ना अमेरिका के पास है ना रशिया के पास है। जो दुनिया में ये माने जाते हैं कि टेक्नोलॉजी के दिग्गज हैं, उनके पास भी ये टेक्नोलॉजी का अभाव है। चीन ने उसका डेवलपमेंट कर लिया है और दुनिया को बताया भी नहीं है। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि दुनिया को बताया ना हो? भाई ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर आपने कोई टेक्नोलॉजी बना ली है तो आप दुनिया को धमकाने के लिए ही सही, माहौल काटने के लिए बताओगे तो सही। तो भाई माहौल काटने के लिए इसने बताया भी नहीं है। क्या है पूरी कहानी, आइए थोड़ा विस्तार से समझते हैं। टेक्नोलॉजी में एक गजब डेवलपमेंट के रूप में इसे देखा जा रहा है। डिफेंस के अंदर इसे एक बहुत बड़े रिसर्च के रूप में समझा जा रहा है। और दुनिया के देश, इवन अमेरिका, इस बात से परेशान है। वो कुछ बोल नहीं पा रहा है। बोल नहीं पा रहा है से मतलब ये हुआ कि वो स्टेटमेंट देने की मुद्रा में ही नहीं है। वो केवल ये बोलता है कि हाँ हम देख रहे हैं कि क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। क्या हुआ है साहब ऐसा? हाइपरसोनिक तो खूब लोगों के पास होंगी सर चीजें, हमको पता है, इतना मैक्स से ऊपर किसी के पास इंडिया में भी है, किसी और देश के पास भी नहीं साहब। आपने हाइपरसोनिक तो बहुत बार सुना है, आप ग्लाइड पहली बार सुन रहे हैं, हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। अब आप पूछेंगे ये कौन सी मिसाइल आ गई? होगी तो उन्हीं दो में से ना जिन्हें हम जानते हैं, या तो बैलिस्टिक होगी या क्रूज होगी। जी नहीं, ये थर्ड टाइप है। जब हमने खुद आपको आज तक नहीं पढ़ाया, हमने आज तक जितनी भी बार आपको नॉलेज दिए हैं डिफेंस के अंदर, वो 2 ही प्रकार का दिए, या तो बैलिस्टिक बताए या फिर आपको क्रूज बताए। ये तीसरा टाइप तो खुद हम आपको पहली बार बताने वाले हैं। तो आइए आज आपको इसी टेक्नोलॉजी के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। और बताने का जो हमारा सोर्स है, जहां से हम इस न्यूज को आपके लिए लेकर आए हैं, वो सोर्स है फाइनेंशियल टाइम्स। अब आप पूछेंगे फाइनेंशियल टाइम्स कहाँ का है? ये इंडिया वाला है क्या, ये बाहर वाला है? मैंने कहा भाई साहब ये यूके का अखबार है, द फाइनेंशियल टाइम्स। और इस फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर एक न्यूज ब्रेक हुई। अब आप पूछेंगे, अब आप कोई सा भी अखबार उठा के ले आएंगे तो हम कैसे मान लें? अरे थोड़ा सा तो प्रतीक्षा करो, सब समझ में आ जाएगा। इस अखबार में एक न्यूज आई कि चाइना टेस्ट न्यू स्पेस कैपेबिलिटी विद हाइपरसोनिक मिसाइल। अब ये एक सिंपल सी न्यूज होनी चाहिए थी, यानी इसके अंदर कोई भी ज्यादा इफ एंड बट नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज थी। ब्रेकिंग न्यूज का मतलब हुआ कि इससे पहले इस न्यूज को किसी ने कवर नहीं किया था। लोगों को लगा कि कोई सिंपल बात होगी, लेकिन बाद में निकल करके आया कि फाइनेंशियल टाइम ने जो बात बोली है, वो बात समझते समझते बहुतों को काफी दिन लग गए। फिर ये धड़ाधड़ न्यूज़पेपर्स में आना शुरू हुई। जैसे भारत के अखबारों में इसे कवर किया गया, यानी इंडियन एक्सप्रेस में इसे कवर किया गया। इसी प्रकार से द हिंदू में इसे कवर किया गया। द हिंदू में कवर किया गया चाइना से पूछने का कि क्या आपने ऐसा किया है, तो उसने मना कर दिया, नहीं नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। दुनिया के अखबारों में फिर रॉयटर्स में छपना शुरू हुआ, चाइना सरप्राइजेस यूएस विद न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है, ऐसा इन्होंने अपने कमेंट बॉक्स में लिखा। ये रॉयटर्स है, यानी दुनिया भर के अखबारों ने जिसे कवर किया वो ये वाली न्यूज थी, यानी कि जिसमें फाइनेंशियल टाइम्स ने एक न्यूज ब्रेक करी कि भाई किसी को बिना बताए एक तगड़ा काम कर दिया है, और उस काम का नाम है हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। अब आप पूछेंगे ऐसा क्या है? जरा इस न्यूज को पढ़िए, इससे थोड़ा सा आपके समझ में आ जाएगा। नेशनल प्राइड इज एट स्टेक, इसका मतलब क्या है? इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों, नेशनल प्राइड इज एट स्टेक का मतलब है राष्ट्रीय गौरव जो है वो इस समय एक प्रकार से आपने चैलेंजिंग विषय पर रख लिया है। मतलब कौन इसे पहली बार करेगा, ये चैलेंज बना हुआ है। जैसे उदाहरण के रूप में कोरोना के अंदर जब वैक्सीन बनाने की बात आ रही थी, तो सबसे पहले वैक्सीन बनाने का जो श्रेय लिया था
वो रशिया ने लिया था कि भाई हमने अपनी वैक्सीन बना ली है। याद है कुछ आपको? कोरोना की वैक्सीन में रशिया ने जैसे ही कहा कि स्पुतनिक वी आई है, ये था क्या? ये नेशनल प्राइड था। वैक्सीन तो सभी लोग बना रहे थे, मॉडर्ना बना रही थी, एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड सब बना रहे थे। यानी हर देश ये चाहता है कि हम सबसे पहली बार इसे करें। सबसे पहली बार करने के केस में अगर न्यूज निकल के आती है 3 देशों के बारे में, रशिया, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स, कि कौन पहली बार करे, तो जनाब इस न्यूज की बात माने तो चाइना ये बात कर चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों देशों में से एक ही के पास ये टेक्नोलॉजी आई है, जिसका चाइना खुद इनकार कर रहा है कि नहीं सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो चलिए अब मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताता हूं, एक एक चीज करके यहां पर समझने की जरूरत है। साथियों यहां पर हम जो न्यूज कवर कर रहे हैं आपके सामने, वो न्यूज ये है कि एक हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल जो कि दुनिया का चक्कर लगा करके फटी है। दुनिया का चक्कर लगा के फटी है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि एक मिसाइल थी जिसे लॉन्च किया गया। लॉन्च करने के बाद में यह मिसाइल जब जाकर के टिकी अपने टारगेट पर, तो टारगेट पर टिकते समय इसने साथियों चाइना के अंदर ही जिस जगह टच किया, जो इसका टारगेट था, मात्र उससे 40 किलोमीटर दूर जाकर के ये ब्लास्ट हुई। मतलब ये था कि ये एग्जैक्ट अपने टारगेट को तो हिट नहीं कर पाई, थोड़ा साइड में साइड चली गई, लेकिन इसने दुनिया को सरप्राइज कर दिया। अब आपके मन में सवाल आएगा, ठीक है कोई ना कोई तो मिसाइल रही होगी, ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया जो कि बहुत बड़ी न्यूज बन गया? अब मैं आपको वही सिखाने वाला हूं, ऐसा क्या हो गया जो बहुत बड़ी न्यूज बन गया। तो चलिए मैं आपको थोड़ी सी बातें पहले बताता हूं, फिर आप इस बात को शायद समझ पाए। देखिए बच्चों, आप इसको समझने के लिए कुछ इस मैप को एक बार समझें, दुनिया के मैप को समझें, और उस दुनिया के मैप को समझने के बाद में शायद आप लोग इस बात को भी समझ पाएंगे। इधर देखिए, आपके सामने यहां पर एक वर्ल्ड मैप दिखाया गया है ग्लोब पर। ग्लोब पर जब ये वर्ल्ड मैप दिखाया गया है, तो इस मैप को दिखाने का एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि यदि चाइना से कोई भी व्यक्ति मिसाइल दागता है, तो वो मिसाइल दाग करके कहां पर भेजना चाहेगा? भाई अगर मान लीजिए आपने चाइना से एक मिसाइल लॉन्च करी, तो मिसाइल लॉन्च करी या तो इंडिया भेजोगे, तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है नहीं, बगल की बगल में है दाग दोगे। लेकिन अगर आपको अमेरिका मिसाइल भेजनी है, तो मिसाइल भेजने के लिए जो सामान्य तरीका अपनाया जाता है वो ये होता है। कौन सा तरीका होता है साहब? कि आप चाइना से निकले, चाइना से निकल करके सीधे आप यूनाइटेड स्टेट्स पहुंचे और ऊपर से उड़ करके निकल गए। आपका सवाल आएगा दिमाग में कि साहब अगर सीधे ऊपर से होकर के निकल गए, तो इसका मतलब तो सिंपल है ना कि ऊपर से उड़कर जाना था, तो चिंता की बात क्या है? चिंता की बात इसमें तो किसी को भी नहीं थी, क्योंकि आज तक जितनी भी मिसाइल ऐसी वाली बनी जो ऊपर से उड़कर किसी दूसरे देश पर गई, इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल कहा गया। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब यह हुआ कि ये उड़ते समय एक परवलयाकार आकृति फॉलो करती हैं, यानी ऊपर से उड़कर के किसी भी टारगेट पर जाकर टच कर जाती हैं। ये तो परवलयाकार आकृति होगी, पैराबोलिक पथ हो गया। तो फिर बोले चिंता क्या है? चिंता यह है कि कोई मिसाइल इस तरह से ऊपर जाए ही नहीं। फिर आप पूछे तो क्या हो सकता है? मैंने कहा सीधी निकल जाए। बोले सीधी निकल जाए तो क्रूज मिसाइल होगी, इसके बारे में भी पता चल जाता है। फिर नया क्या है? नया ये है साथियों कि एक ऐसी मिसाइल जो ऊपर तो गई, लेकिन किसी को पता नहीं चली कि टारगेट पर कैसे आई। बोले आप मतलब समझे नहीं सर हम। मैंने कहा समझाते हैं। आप ऐसे सोचिए, ये था लॉन्च करने की जगह, ये थी टारगेट जहां जाना था। आपने यहां से चलना शुरू किया, आप यहां पहुंचे, स्टेप 1। आपने यहां से चलना शुरू किया और टारगेट पर पैरेलली जाकर के अटैक कर दिया, यानी कि आपने समानांतर, जमीन के समानांतर चलते हुए अटैक कर दिया। तो वो प्रक्रिया का पद था दूसरा, दैट इज नॉन एज क्रूज मिसाइल। तो पहला पथ तो था ये वाला जिसे बैलिस्टिक कहा, दूसरा पथ था ये वाला जिसे आपने क्रूज कहा। तो पहला तो हो गया बैलिस्टिक मिसाइल, ये हमने कई बार बताई है। दूसरी हो गई क्रूज मिसाइल। जरा विचार करिए, एक मिसाइल है जो टारगेट पर तो पहुंची, किसी को पता ही नहीं चला, यहां से चली तो थी, लेकिन यहां कैसे आ गई ये किसी को पता ही नहीं है। बोले ये कैसे हो सकता है भाई? ना इधर से गई, ना इधर से गई, ना जमीन ने खाया, ना आसमान ने निगला, तो गई कैसे? बड़ा सवाल है ये तो। बोले फिर हुआ कैसे? अब बताते हैं हुआ कैसे। यही तो सब समझना चाह रहे हैं कि हुआ कैसे। हुआ ये कि यहां से चीन ने एक मिसाइल चलाई, ये मिसाइल गई आसमान में, जाकर के ये अंतरिक्ष में चक्कर काटने लग गई। कईयों के ऊपर से निकल गया। बोले मतलब अंतरिक्ष में चक्कर काटने लग गई? क्या सैटेलाइट भेजा था क्या?
हाँ, अब मुद्दा पकड़ गए आप। अंतरिक्ष में चक्कर काटने लग गई का मतलब ये है कि ये एक सैटेलाइट की तरह से लॉन्च की गई थी। बोले फिर? बोले सैटेलाइट की तरह से लॉन्च की गई थी तो अंतरिक्ष की चक्कर कक्षा में इसने सैटेलाइट की तरह ही चक्कर लगाया है। जैसे भारत या कोई और देश अंतरिक्ष में जब सैटेलाइट भेजता है तो सैटेलाइट भेजने का मकसद क्या होता है? पृथ्वी के चक्कर काटना। इसकी मिसाइल पृथ्वी के चक्कर काटने लग गई, यानी इसने यो मार करके परवलयाकार या पैरेलली नहीं भेजा, चक्कर काटने पृथ्वी के ऊपर भेज दिया कि जा बेटा चक्कर काटो, जब कहेंगे तब नीचे आ जाना। बोले अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर जब वापस लौटने का समय आया तो फिर आप पूछेंगे तो फिर तो सर एक बात बताओ, आएगी तो ऊपर से ही नीचे, ऊपर से नीचे आएगी तो अमेरिका के रडार पहचान लेंगे कि मिसाइल आ रही है। यही चालाकी चली इसने। अब आप लोग तो इस तैयारी में थे कि ऊपर से नीचे मिसाइल आएगी तो रडार पकड़ लेगा कि देखो मिसाइल आ गई। इसने मान लो यहां अमेरिका है, पहले तो अंतरिक्ष में चक्कर काटती रही वो मिसाइल, और अंतरिक्ष में चक्कर काटते काटते ये मिसाइल अमेरिका से पहले ही नीचे आ गई। यानी कि जब आपका रडार इसे खोजता ये उससे पहले ही नीचे आ गई, और फिर ये बिल्कुल ड्रोन कैमरे की तरह लहराती हुई, इठलाती हुई, मठलाती हुई और टारगेट पर चली गई। यानी कि ये इस प्रकार से घूमती घामती पहुंच गई। बोले ये हो क्या रहा है? ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है इच्छाधारी नाग हुई है, बिल्कुल इच्छाधारी नाग सही बनाया इन्होंने। मतलब समझो, पहले इतनी तेज गति से अंतरिक्ष में भेजी गई कि लगा कि कोई सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, अंतरिक्ष में घूमता रहा, लगा कि सैटेलाइट घूम रहा है, बम बन के फटा, किसी को पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि रडार तो तब पकड़ता जब ऊपर से आती, रडार तो तब पकड़ता जब बाउंड्री से आती, कोई निश्चित पथ से आती। प्रिपेयर ही नहीं थे, अचानक आके बूम हो गया, और स्पीड आवाज से 5 गुना तेज। ये जो घूमने का तरीका था ना ये वाला, इसी को ग्लाइड करना कहते हैं। ग्लाइड करना, ग्लाइडिंग मिसाइल। चूंकि स्पीड इसकी हाइपरसोनिक थी, आवाज से 5 गुना तेज थी, इसलिए इसका नाम रखा गया हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक, दुनिया में हाइपरसोनिक मिसाइलों की कमी नहीं है। हाइपरसोनिक मिसाइलें तो इंडिया ने भी बना रखी हैं, अपना प्रोसेस पूरा चल रहा है, हमने टेस्टिंग वेस्टिंग सब कर रखी है। मुसीबत इसके बारे में है, ग्लाइड टेक्नोलॉजी के बारे में, इसके बारे में चर्चाएं चल रही है, कोई पकड़ नहीं पाता इसको। तो फिर बोले ये क्या चक्कर है इसमें, कैसे हुआ, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली बताइए। देखिए अमेरिका चिंता में क्यों है? चिंता में यूं है, इसने जो मिसाइल टेस्ट करी वो बैलिस्टिक होती तो अमेरिका या कनाडा के रडार उसे पकड़ लेते कि देखो वो मिसाइल आ रही। क्रूज होती तो भी इसको पकड़ लिया जाता, लेकिन ये मिसाइल जो आई है इसका पथ ही नहीं पता था, इसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं था। फिर आप पूछेंगे एक मिनट हो गया, बहुत हो गया, पहले ये बता दो आपको कैसे पता चला फिर, या फिर फाइनेंशियल टाइम वालों को कैसे पता चला इनने कुछ किया है? बेटा आज नहीं पता चला फाइनेंशियल टाइम वालों को। फाइनेंशियल टाइम वाले तो कह रहे हैं कि अरे प्राणियों ये अगस्त में चलाई हुई मिसाइल है, हम तो आप बता रहे आज कि ऐसा इन्होंने अगस्त में कर लिया था, यानी पता तो हमें भी नहीं चला। तो बोले तुमको भाई पता कैसे चला? अगस्त में अगर इन्होंने कुछ किया था तो पता कैसे चला? अब इनकी ये वाली न्यूज देखो, यहां से सारी बात आप समझ जाओगे कि अगस्त की न्यूज कैसे निकल करके बाहर आई। आप इसको देखिए एक बार, हुआ क्या था अब समझो। पहले हुआ कुछ यूं था साथियों, अगस्त में इन्होंने कहा कि चाइना वालों ने अपना एक रॉकेट बना रखा है, आप भी उसका नाम जानते होंगे, लॉन्ग मार्च 5B, याद होगा अपन ने कई बार पढ़ा है, उसी के थ्रू ये अपने कई स्पेस मिशन भेजता रहता है। बोले इन्होंने अपना जो लॉन्ग मार्च 5B वाला मिशन है वैसे ही लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट को लॉन्च किया। अब देखना, इस तारीख को पकड़ना, इन्होंने अपना रॉकेट लॉन्च किया और दुनिया को कहा कि यह इसकी 77वीं उड़ान है, 77th लॉन्च है, ये दुनिया को इन्होंने कह दिया, हमने भी मान लिया। इसके बाद में अगस्त 24 को ये अनाउंस करते हैं, अब ध्यान से सुनना, जुलाई में तो इन्होंने 19 जुलाई को तो लॉन्च किया और कहा कि ये 77वीं लॉन्चिंग है। अगस्त 24 को कहते हैं कि हमने एक और लॉन्च किया है जिसका नंबर है 79। खोजी पत्रकारिता कहते हैं इसको। आपने जब लॉन्ग मार्च का अनाउंसमेंट किया तो क्या कहा 19 जुलाई को कि ये 77th लॉन्च है हमारा। फिर आप अगस्त 24 को कहते हैं कि ये हमारा 79th लॉन्च है। प्रभु वो 78 वाला कहां गया?
इधर आइए, बट देयर वाज नो अनाउंसमेंट ऑफ 78th लॉन्च which sparked speculation about a secret launch, the reports notes. 78th लॉन्च के बारे में आपने किसी को कोई सूचना नहीं दी थी। अगर होती तो उसके थ्रू छूटा हुआ सैटेलाइट अंतरिक्ष में घूम रहा होता, और ये दुनिया को पता है कि आपने 78th लॉन्च किया था, बस अनाउंसमेंट नहीं किया था। इसका मतलब क्या है? ना तो वो फेल मारा, ना तो ये धरती निकली, ना ये आसमान निकला है। कहां? यहीं से स्पेक्यूलेशंस शुरू हुए। स्पेक्यूलेशंस की जब जांच की गई तो पता चला कि चाइना में एक मिसाइल फटी थी, अगस्त में ही फटी थी। वो मिसाइल फटी थी एक पर्टिकुलर, इनका जैसे अपने बालासर रेंज है उड़ीसा में, ऐसे ही इनके मिसाइल रेंज से लगभग 40 किलोमीटर दूर। फिर सारी कड़ियां जोड़ते चले गए, तब जाकर के ये तथ्य बाहर आया कि इसने कुछ तो गड़बड़ की है। अब सवाल बना कि कुछ गड़बड़ की है तो पहचान में क्यों नहीं आई? हर चीज बाहर अंतरिक्ष में ही जाती हुई क्यों दिखाई दी? क्योंकि कारण था, इसने तरीका अपनाया ही अंतरिक्ष वाला था। इसने तरीका अपनाया ही अंतरिक्ष वाला था, मतलब इसने अपनी सैटेलाइट को छोड़ा स्पेस में था, स्पेस से लौट करके वो नीचे आई। उम्मीद है आप लोगों को ये बात थोड़ी सी भी समझ में आ गई हो, तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसे कहते हैं हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल या हाइपरसोनिक ग्लाइडर मिसाइल। उम्मीद है आप इस तथ्य को थोड़ा भी समझे हो तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अब आप इस एग्जाम्पल से या इस डायग्राम से भी समझने का थोड़ा सा प्रयास और कर लीजिए। देखिए, मान लीजिएगा यदि दुनिया के अंदर कहीं भी कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी जाती है तो वो आसानी से अंतरिक्ष में जाती है और परवलयाकार पाथ बना करके लौट कर आती है। आसानी से किसी भी देश का रडार उसे पकड़ लेता है। कोई क्रूज मिसाइल छोड़ी जाती है तो जमीन से ऊपर उठते हुए पैरेलली होते हुए निकल जाती है, लेकिन जब कोई ग्लाइड मिसाइल छोड़ी जाती है तो वो इस प्रकार से लहराते हुए निकलती है और जाकर के अपने टारगेट पर टच करती है। उम्मीद है आप सभी साथीगण जो हैं अब ये पूरी तरह से समझ गए होंगे कि चाइना के ऊपर किस चीज का आरोप लग रहा है। अर्थात ये मिसाइल छोड़ी गई, टारगेट तक गई, लेकिन ये इस प्रकार से ना जाकर के पहले अंतरिक्ष में गई, फिर नीचे आई और फिर अपना पाथ जो है वो भटकते भटकाते टारगेट पर हिट कर गई। दिस इज नॉन एज हाइपरसोनिक ग्लाइडर ट्राइजेक्टरी, जिसका अभी तक किसी ने भी उपयोग नहीं किया है। चाइना बिकम्स द फर्स्ट। अब आप पूछेंगे, एक मिनट और रुकिए, रशिया ने भी ऐसा कुछ कर रखा है, हमने सुना है। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं। रशिया ने आज से नहीं, रशिया ने लंबे समय से ये प्रयोग पर काम कर रखा है। रशिया का जो प्रयोग है उसका नाम है फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम, FOBS। अब आप पूछेंगे ये क्या होता है? फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम मतलब इसका यह है कि रशिया ने भी बना तो रखा था, लेकिन उसका सिस्टम यह था कि मैं अंतरिक्ष में छोड़ूंगा और जिस देश पर गिराना होगा वहां स्पेस में से ही नीचे आके गिर जाएगा। यानी कि अंतरिक्ष में आपने सैटेलाइट के रूप में तैरते रहने दिया, जहां जरूरत पड़ी वहीं पर ड्रॉप कर दिया। जहां ऊपर से ड्रॉप होगा, यह तरीका रशिया आज से 20 साल पहले डेवलप कर चुका है। मजबूरी, दिक्कत जो है वो ये है कि वो तरीका तो पकड़ में आ जाता है किसी को। अगर इंडिया के ऊपर भी कोई मिसाइल ऐसे ऊपर से आके गिरेगी, पता चल जाएगी कि देखो ये आ गई, लेकिन कोई आपके सामने दिख ही नहीं रही आती हुई, ग्लाइड करती हुई, रेंगती हुई मिसाइल आ रही है, जमीन से कुछ ही मीटर ऊपर चलती हुई आ रही है, आपको पता ही नहीं चल रहा। अपना पाथ वो अपने आप सेलेक्ट कर ले रही है कि कैसे कैसे जाना है, कहां से बचना है, कौन से पहाड़ से बचना है, कौन से समुद्र के नजदीक चलना है, कौन सी नदी के किनारे किनारे चलना है और जाके फट जाना है। ये जो काम हुआ ये ग्लाइडर मिसाइल है। तो भैया चाइना ने जो काम किया, उम्मीद है आप लोगों को अब ये प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया हो। दूसरी बड़ी बात, इसमें जो इंजन उपयोग में लिया गया है उसका नाम है स्क्रैमजेट इंजन। याद रखिएगा, जब भी कोई सिस्टम मैक यानी आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड से आता है तो उसके लिए जो इंजन उपयोग में लेना पड़ता है वो स्क्रैमजेट इंजन होता है। अब मैं आपको थोड़ी सी बात और बता देता हूं। साथियों, जितने भी तेज चलने वाले रॉकेट हो या मिसाइल हो, इन सबके अंदर विभिन्न प्रकार के इंजन उपयोग में लिए जाते हैं। जो सबसे उन्नत किस्म का इंजन माना जाता है, जिसकी वजह से ये लोग चल पाते हैं, वो स्क्रैमजेट इंजन होता है। भारत भी अपना स्क्रैमजेट इंजन डेवलप कर रहा है। स्क्रैमजेट इंजन से पहले हुआ करता था रामजेट इंजन। रामजेट इंजन और स्क्रैमजेट इंजन में फर्क सिर्फ इतना है, स्क्रैमजेट इंजन काम में ही तब आता है जब आपको 5 मैक के ऊपर की गति ट्राई करनी होती है, यानी 5 मैक से ऊपर की गति पर आपको जाना होता है। ऐसा क्या होता है? ये इंजन एटमॉस्फेरिक एयर को ही अपने लिए यूज करता है।
दूसरी चीज, एक चीज और आपसे पूछी जाती है और वो है क्रायोजेनिक इंजन और स्क्रैमजेट इंजन। ये दोनों अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, इन दोनों में अंतर क्या होता है? क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है एक ऐसा इंजन जो बाहर से हवा ना ले। बाहर से हवा ना ले, इसका थोड़ा सा मतलब समझिए साथियों। जब भी कोई आप सैटेलाइट या मिसाइल छोड़ते हैं तो छोड़ते समय आपको अपने रॉकेट में फ्यूल डालना होता है। फ्यूल का काम होता है जलना और जल करके ऊर्जा पैदा करना, जलकर ऊर्जा पैदा करना और उस ऊर्जा से गति प्रदान करना। आपने बहुत बार रॉकेट्स को ऊपर उठते हुए देखा होगा और देखा होगा कि उनके नीचे बहुत तेज एनर्जी का ब्लास्ट होता है। असल में वो ब्लास्ट हुआ कैसे? उस पूरे रॉकेट के शरीर में फ्यूल भरा हुआ है। कितना फ्यूल भरा गया है उसमें? क्या उसमें कोई 2-4 टैंकर पानी डाला गया है, टैंकर डीजल डाला गया है? जी नहीं। आप लिक्विड फॉर्म में उसमें फ्यूल डाल तो सकते हैं, मुसीबत यह है लिक्विड बहुत ज्यादा जगह घेरता है। ऐसी स्थिति में उस लिक्विड के स्थान पर फ्यूल को ठंडा किया जाता है, ठंडा करके उसे सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ये फ्यूल को जो ठंडा करने की तकनीक है, जिसमें कोई भी लिक्विड अथवा गैसियस अवस्था में जो ईंधन है उसे सॉलिड अवस्था में कन्वर्ट किया जाता है, इस प्रक्रिया को ही क्रायोजेनिक प्रक्रिया कहते हैं। तो क्रायोजेनिक प्रक्रिया क्या है? जब किसी फ्यूल को जमाने का प्रयास किया जाए तो यह क्रायोजेनिक प्रक्रिया होती है। इसका उपयोग कहां किया जाता है? जब बहुत दूरी की आपको फ्लाइट लेनी हो तो ईंधन की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन ईंधन बहुत ज्यादा जगह ना घेरे, इसके लिए क्रायोजेनिक टेक्निक का उपयोग किया जाता है। फिर आप पूछेंगे अगर ऐसा है तो वो तो बाहर की हवा लगने से पिघल जाएगा, क्योंकि ठंडक आपको रखनी है। तो ठंडक आपको बरकरार रखनी है, कई डिग्री माइनस में आपको टेम्परेचर रखना है, तो फिर वो ईंधन जलेगा कैसे? क्योंकि ईंधन के लिए, जलने के लिए जरूरी क्या होता है? वायुमंडल से मिलने वाली ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो वो ईंधन जलेगा कैसे? इसके लिए क्या किया जाता है मैं आपको वो बताता हूं। इसके लिए ईंधन के अंदर साथियों ऑक्सीडाइजर्स मिलाए जाते हैं। ऑक्सीडाइजर का मतलब ये हुआ कि वो खुद से ईंधन में रहते रहते ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो ईंधन में मिले हुए ऑक्सीडाइजर ही उस ईंधन का उपयोग बढ़ाते हैं, उस फ्यूल का उपयोग बढ़ाते हैं और इंजन क्रायोजेनिक रूप से अटैक कर पाता है। अब आप पूछेंगे स्क्रैमजेट क्या होता है? स्क्रैमजेट क्रायोजेनिक से बिल्कुल अलग है। इसमें फ्यूल को ठंडा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये इतनी तेज गति से चलता है कि वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है उसको ही ये अवशोषित करके ऑक्सीडाइजर के रूप में काम में लेता है। उन्नत किस्म का इंजन माना जाता है। नुकसान ये है क्रायोजेनिक इंजन बहुत लंबी दूरी के लिए काम में लिए जाते हैं। जैसे अगर आपको मार्स मिशन भेजना है या मून मिशन भेजना है तो क्रायोजेनिक टेक्निक का उपयोग करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर आपको कोई मिसाइल भेजनी है बहुत तेज गति से तो आप स्क्रैमजेट इंजन यूज में लेते हैं, क्योंकि मिसाइलों की दूरी 2-5 हजार किलोमीटर तक ही जानी होती है। जबकि जो मिशंस आप बाकी अंतरिक्ष पर भेजते हैं वो 35-35, 40-40 हजार किलोमीटर दूर पर आप भेजते हैं, उनके लिए आपको जरूरत पड़ती है क्रायोजेनिक टेक्निक की। उम्मीद है आप थोड़ा बहुत बेसिक ये समझ गए होंगे। ठीक है, आप पूछेंगे कि क्या किसी देश के पास में हाइपरसोनिक मिसाइल है क्या? वो जो बैलिस्टिक वाली मिसाइल है वो है क्या? बिल्कुल है। इन तीनों देशों के पास में है। जिरकॉन के नाम से, DF-17 नाम से चाइना के पास है। ये दुनिया के वो देश हैं जिनके पास ये मिसाइल सिस्टम उपलब्ध है। उम्मीद है आप सभी साथीगण इस बात को बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे कि क्या होती है हाइपरसोनिक मिसाइल ट्रैजेक्टरी और क्या है बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैजेक्टरी। ठीक है, उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो मैंने ये समझाने का प्रयास किया, अभ्यास के लिए आपको एक सवाल यहां पर दे दिया गया है। अगर आप